हेलो 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट, आने वाले सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए हम बोर्ड्स का 2025 का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे सो दैट सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। एक राज की बात मैं आपको बताता हूं कि सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस में पिछले साल के बोर्ड्स के क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कभी-कभी। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद दो काम आपके आराम से हो जाएंगे। पहला तो आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी और दूसरा आपको बोर्ड्स का पेपर पैटर्न अभी से समझ आएगा, कौन से टाइप के और किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं सेमेस्टर 1 एग्जाम की इस प्रिपरेशन को इस क्वेश्चन पेपर के साथ में। लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने बताया हमारा फोकस होने वाला है स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और हम सॉल्व करने वाले 2025 का बोर्ड का पेपर फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए। ये पेपर सॉल्व करने के बाद बोर्ड्स का पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से उठा के डायरेक्ट पूछ लिए जाते, तो सेमेस्टर 1 एग्जाम की भी बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। ओके, तो एक काम करना है, आपको नोटबुक लेके बैठना है, आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है और कोशिश करना है कि इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मेरे से पहले सॉल्व करने हैं और आपको कमेंट करना। इससे आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर तो हम सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करने वाले हैं। तो लुक एट दिस, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एमसीक्यू आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, 4 एमसीक्यू आपको स्टार्टिंग में आते हैं और हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 करने वाले हैं क्योंकि हमारा सेमेस्टर 1 का टारगेट में 3 चैप्टर्स, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले। 5 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू के इन पांचों में से ही पूछे गए हैं। तो हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। सबसे पहला है, 4 ऑप्शन ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो 3 ऑप्शंस दिए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर चूज करना है। सबसे वाला बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे यहाँ पे हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। यहाँ पे आप सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे और उसका आंसर लिख दोगे और वो आ गया आपका 25। उसके बाद जो 2 छोटे नंबर बचे हुए हैं बड़े नंबर को छोड़ने के बाद उन दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस करना है। तो आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है और दोनों का प्लस करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। और आपको चेक करना है कि बड़े वाले का स्क्वायर और बाकी बचे हुए 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का प्लस क्या सेम आया कि नहीं आया। और अगर आया तो वो तीनों नंबर को हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहेंगे। बात समझ में आया। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कभी 3 नंबर तो एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर तो सी कभी आंसर नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो चुका है। आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करके भी कमेंट में बता सकते हो कि वेदर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। सेम बड़े वाले का स्कोर करना है और 2 छोटे वाले का स्कोर करके प्लस करना है, देखना नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के बोर्ड्स एग्जाम के अंदर कि आपको दिया है कि एसीबी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, देखो एक सर्कल आपने बनाया मान लो इस तरीके से, और आपने एक ऐसा एंगल बनाया जिसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। जैसा देखो ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। एसीबी इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सर्कल विथ एसीबी का एंगल आपको दे रखा है 65। आप क्वेश्चन में पढ़ो कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट्स ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड आर्क। मुझे बताओ एसीबी जो हमारा सर्कल है उसने कौन सा आर्क अपने अंदर ले रखा है। कौन सा आर्क उसके अंदर है, ये देखो एसीबी के अंदर ये वाला आर्क है। पहले नाम दे देते हैं ए सी बी। एसीबी ने ये आर्क अपने अंदर लेके रखा है। तो एसीबी ने जिस आर्क को लेके रखा उसका मेजरमेंट आपको पूछा है, मतलब उसका मेजरमेंट पूछा है आपको। सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी आर्क का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल से पता किया जाता है। अब मुझे बताओ इस आर्क का सेंट्रल एंगल मतलब क्या। सेंटर बनाओ और सेंटर को इस आर्क से कनेक्ट कर दो। ये देखो इस आर्क के दोनों कोने से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही हमारे इस आर्क का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो इंस्क्राइब्ड एंगल दिया उसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है कि जो आपका मेजरमेंट ऑफ आर्क है, यहाँ पे आर्क कौन सा है, ए एक्स बी, वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, ए सी बी। तो यहाँ पे एसीबी का वैल्यू कितना दे रखा है, एसीबी का वैल्यू आपको दे रखा है 65 डिग्री। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 130 डिग्री, और 130 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना
यहाँ पे इस एंगल का मेजरमेंट कितना आया 130 डिग्री, और जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है, जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है वही हमारा किसका मेजरमेंट होता है, जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है वही हमारा आर्क का मेजरमेंट होता है, ध्यान रखना। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क होता है इंस्क्राइब्ड एंगल के डबल, और उल्टा बोलो तो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है मेजरमेंट ऑफ आर्क के आधा, आर्क से आर्क के एंगल से आधा होता है। दैट्स इट, सिंपल सा था। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे समझा देता हूँ और भी, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, लेट्स से कि यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल दे रखा है, सेंट्रल एंगल लेट्स से यहाँ पे आपको दे रखा है 60 डिग्री। ओके, सेंट्रल एंगल मतलब क्या, ये सेंट्रल एंगल मतलब इस आर्क का मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क लेट्स से इसको नाम देते हैं ए एक्स बी और इसको नाम देते हैं ए सी बी, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल, ये आपका हो जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल। अब मुझे बताओ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ आर्क कितना होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क होगा आपका ए एक्स बी, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, सही बात है ना। अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी कितना होगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी होगा आर्क के मेजरमेंट का आधा, तो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क दैट इज 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो मतलब ये कितना आ गया 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, और ये 60 डिग्री होगा तो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या होगा, इसके बराबर ही तो होता है, सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। दैट्स इट, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन मतलब क्या 0,0, और कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकालना 3,4, तो 3,4 का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना, बट ओरिजिन वाला, ओरिजिन वाले में डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बड़ा वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा 3 और वाई क्या होगा आपका 4 होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको 25 मिलेगा, और स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा कितना 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, कितना मिल जाएगा 5। मान लो यहाँ पे 0,0 मतलब ओरिजिन से आपको 3,4 तक का डिस्टेंस निकालना है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेट से आपको ऐसा क्वेश्चन आया 0,0 मतलब ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है 2,3 का, वापस से सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, रूट में आएगा तो आप ऐसे आगे रूट लिखना, और जो भी आंसर आ रहा होगा आप ब्रैकेट में ऐसा टाइप करके मुझे कमेंट करके बता देना। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट बॉयसर, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, तो स्टे ट्यून विद अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में का फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए 1 मार्क्स का, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है, लुक एट दिस, आपको दे रखा है एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी, यहाँ पे देखो ये रहा आपका एबीडी ट्रायंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीडी और एबीसी के बारे में दे रखा है। उसके एरियाज का रेशो पूछा आपको, क्या पूछा है एरियाज का रेशो पूछा है। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है, बीडी का वैल्यू आपको दे रखा है 7, बीसी का वैल्यू, बीसी मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है 20, बीसी का वैल्यू 20 दे रखा है, और कोई वैल्यू तो आपको दे नहीं रखा है। अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम एबीडी की बात करें, एबीडी की बात करें तो एबीडी ये रहा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली ये वाली हाइट होगी, है ना। और अगर हम एबीसी का बात करें तो एबीसी का भी हाइट क्या होगा, एबीसी का हाइट भी ये वाला ही होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। अब जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम होता है तो उनका एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाता है, उनके एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर होता है। तो अब मुझे बताओ एबीडी का बेस कौन सा है, एबीडी का बेस है यहाँ पे, एबीडी का बेस है बीडी, एबीडी का बेस क्या है बीडी। हाइट सेम होने पे एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, बेस के रेशो के बराबर, और एबीसी का बेस क्या है बीसी, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा बीसी। What is the value of BD 7 and what is the value of BC 20, तो आंसर हो जाएगा 7/20। लेकिन आप यहाँ पे रीजन में यहाँ पे लिख लेना साइड में, रीजन जब आप लिखोगे तो हैविंग सेम हाइट, दोनों ट्रायंगल का हाइट कैसा था सेम था, तो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों ट्रायंगल का भाई हाइट सेम होने से हमने जो उनका एरिया का रेशो लिखा वो बेस के रेशो के बराबर लिखा। अंडरस्टैंड, जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम होता है तो उनकी एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल है।
चलो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे आपको किसका वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आपको देखा एम एन पी परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एम एन पी परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, ओके। फिर बोला है एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, यहाँ पे देखो एन क्यू जो है ये वाली लाइन वो एम पी के परपेंडिकुलर है। एम क्यू का वैल्यू दे रखा है आपको 9, एम क्यू का वैल्यू 9 दे रखा है, क्यूपी का वैल्यू आपको 4 दे रखा है और आपको एन क्यू का वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ पे लगने वाला है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, अगर आपने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल से 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनियस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वापस सुनना, 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनियस पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, एन क्यू का स्क्वायर, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। और जैसे आप ज्योमेट्रिक मीन आप हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जहाँ पे टच कर रहा है हाइपोटेनियस को, वहां से दो हिस्से बन जाते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। सही बात है कि नहीं, तो एन क्यू स्क्वायर होता है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यहाँ पे होता है, क्या होता है, वो होता है ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज एम क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू पी के बराबर। और ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आई होप सो आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, स्कूल्स में वगैरह, ओके। अब मुझे बताओ एन क्यू का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एन क्यू स्क्वायर तो वैसे का वैसा, एम क्यू का वैल्यू कितना है 9, क्यूपी का वैल्यू 4, ये हो गया आपका 36। ये आपको एन क्यू स्क्वायर मिला, बट हमें क्या निकालना है, हमें एन क्यू का वैल्यू निकालना है, एन क्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एन क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट एन क्यू हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, तो एन क्यू का वैल्यू आपको मिल गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, फाइंड द स्लोप। सुनो क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है ये रहा, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, पहला समझ में आ गया। एक लाइन जो है उसने एक्स एक्सिस के साथ में कितना डिग्री एंगल बना के रखा, 30 डिग्री। और पूछा है कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर पता है तो फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन का कॉस का अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होता है, वैसे टेन का 30 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। कितना डिग्री होता है, 1/√3। अगर मैं 10 के अलग अलग एंगल पे आपको वैल्यू बता दूं तो 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री पे वैल्यू होता है 0, इस पे होता है 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे होता है 90 पे होता है 10 नॉट डिफाइंड। 90 पे होता है नॉट डिफाइंड, लिखते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब जिसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, ओके। तो ये होता है 10 का अलग अलग वैल्यू। और हमारा डिग्री कितना दिया था, 30 डिग्री, इसके लिए मैंने 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिखा, 1/√3, एंड दिस इज बिकम स्लोप ऑफ दैट लाइन, ओके। ये हो जाएगा लाइन का स्लोप। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला मन में सवाल आएगा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं बताता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब आपने एक सर्कल बनाया और आपने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला शेप, और वो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, इन अपोजिट एंगल का अगर आप प्लस करते हो तो आपको हमेशा 180 डिग्री मिलता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री मिलता है, अपोजिट एंगल बराबर नहीं होते, उनका सम 180 डिग्री मिलता है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, लेट से इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और यहाँ पे दे रखा है ए का वैल्यू आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो ए का वैल्यू 100 डिग्री दे रखा है। और बोला है सी का वैल्यू बताओ, भैया सी का वैल्यू पूछा है तो मैंने क्या बोला, अभी बताया आपने कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो भैया ये ए और सी तो अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल ए और एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया 100, सी का वैल्यू नहीं पता और ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180, ये 100 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 80 डिग्री, एंड दिस इज द आवर फाइनल वैल्यू ऑफ सी। बात समझ में आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी समझा, यस सिंपल था। हाँ, ये मेंटरिंग सेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का मेंटरिंग सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काफी स्टूडेंट 10th के इसको ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं।
मेंटरिंग सेशन में होता क्या है? मेंटरिंग सेशन में ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो पर्टिकुलर एक रूटीन फॉलो करे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक मेंटर होना जरूरी है जो आपको गाइड कर सके, छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सके, आपके डिस्ट्रक्शन से आपको बचा सके। मेंटरिंग सेशन हर संडे को होता है, जहाँ पे 1 बाय 1 मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके डाउट्स जो भी होंगे हफ्ते भर के उसको क्लियर करूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करूंगा और आपके पर्सनल प्रॉब्लम, स्टडी को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करके उससे बाहर निकाल के एक प्रॉपर स्टडी प्लान हम बना सके और जो भी डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर कर सके। तो मेंटरिंग सेशन का डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 8830979037 वाले नंबर पे, और आपकी ये सारी डिटेल शेयर कर सकते हो और उसके बाद आप मेंटरिंग सेशन कनेक्ट करने के बारे में सोच सकते हो। इट विल वेरी हेल्पफुल दोज स्टूडेंट जिसने मेंटरिंग सेशन ज्वाइन कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आपको पूछे रहते हैं और उनमें से आपको 2 करने रहते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से अभी हम यहाँ पे 2 करने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑप्शन में भी रहेगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आउट ऑफ तो भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे दिया है कि सर ये मुझे कॉर्ड दिख रही है, हाँ जी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, और ये दूसरी मुझे कॉर्ड दिख रही है, हाँ जी दिख रही है, और ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। हाँ, एक फॉर्मूला याद आया, आया कि नहीं आया? क्या फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था md, मतलब सर्कल कॉर्ड का ये वाला हिस्सा इंटू dn, इसी कॉर्ड का दूसरा वाला हिस्सा md इंटू dn, md इंटू dn, ये देखो md इंटू dn इज इक्वल्स टू क्या होता है? rd इंटू ds। तो यहाँ पे हम लिखेंगे rd इंटू ds। बात समझ में आया? और रीजन क्या लिखेंगे? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का सर्कल के अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रही है एक दूसरे की मदद से। ओके, नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ एमडी? डायग्राम में देखो एमडी का वैल्यू कितना दे रखा है? 8। क्वेश्चन में देखो 8 दे रखा है, बाकी सारी वैल्यू पुट करके रखी है उन्होंने। आज में देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हुआ है। यस, और 15 फोरजा कितना हो जाएगा? 15 फोरजा हो जाएगा 60। सही बात है नहीं? 15 फोर द 60 हो जाएगा। अब 60 डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 8 करना है। तो यहाँ पे पॉइंट में ऑफकोर्स आंसर आने वाला है। तो 16 डिवाइड बाय हम यहाँ पे 8 करने जाएंगे, पहले 4 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा, और 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 पॉइंट हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल आंसर 7.5। सिंपल था, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना, ये सब कैलकुलेशन आपको साइड में करना है या पेपर के पीछे करना है, कोशिश करो पेपर के साइड में कैलकुलेशन किया करो। अंडरस्टैंड? लेकिन एक्टिविटीज में जितना भी एक्टिविटी दिया हुआ उसको एज इट इज आपको बनाना है और अच्छे से बॉक्स बना के आपको आंसर लिखना है। ओके, एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ओके, ये हम एक ही क्वेश्चन इसमें कर पा रहे थे इस एक्टिविटीज में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट। इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन तीनों में से हम लगभग तीनों क्वेश्चन शायद सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें करने कितने हैं? टोटल 4 क्वेश्चन है, हमें 3 सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या दिया है? यहाँ पे दिया है डी इज पैरेलल टू बीसी। देखो ये जो डी है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि जो डी है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। यहाँ पे आपको डीबी का वैल्यू दिया है 5.4, डीबी का वैल्यू दिया 5.4, तो यहाँ पे हम डीबी का वैल्यू लिख लेते हैं 5.4। यहाँ पे आपको एडी का वैल्यू दिया 1.8, यहाँ पे आपको ईसी का वैल्यू दिया 7.2 और यहाँ पे आपको एई का वैल्यू निकालना। आई होप सो आपको पता होगा कि जब ट्रायंगल की एक साइड किसी एक सेगमेंट से पैरेलल हो, जो ट्रायंगल के अंदर बनाया जाए, इसको बीपीटी का थ्योरम लगेगा यहाँ पे। और कैसे लगेगा वो थ्योरम? लगेगा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। इसी तरीके से थ्योरम अप्लाई होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी? 1.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? 5.4। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एई जो हमें पता नहीं है, एई का वैल्यू। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी? 7.2। दैट्स इट। अब सिंपल है, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 1.8 इज इक्वल्स टू एई। सिंपल था। अब आपको पता होगा
कि 18 वन जा 18 फोर जा 72 होता है, बट दोनों डिजिट में, दोनों नंबर में एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, वो बैलेंस हो गया। फोर आ गया, अभी 18 फोर जा कितना हो जाएगा, ओके ये इतना क्या दिमाग, ओके नीचे 54 था, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे लिखने में गलती की है, यहाँ पे नीचे कितना है 54, यहाँ पे नीचे कितना है 54 और यहाँ पे हमारा ए ही बचेगा। अभी 18 के टेबल में 54 आता है थ्रीजा पे और 18 के टेबल में 18 आता है वनजा पे, बराबर। अब नीचे 3 बचा और ऊपर बचा 7.2, तो यहाँ पे हम 7.2 लिख लेते हैं, नीचे हम 3 लिख देते हैं और इधर ए ही लिख लेते हैं। अब 7.2 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 टू जा 6, 1 बचेगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाला नंबर आ गया, पॉइंट लग जाएगा, 3 फोर जा 12, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा फाइनल जो ए का आंसर आ चुका है वो आ चुका है 2.4। और यहाँ पे हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन किसके मदद से, ये हमने सॉल्व किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। ये बोर्ड का पेपर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे दूसरा एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल नहीं तो आपको दिमाग इतना है कि 180 टोटल होता है, तो ये ऑब्वियसली कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस का वैल्यू निकालना, ये रहा हमारा आर एस, और वैल्यू ऑफ द पी एस, पी एस का वैल्यू निकालना है, और इन ट्रायंगल और आरपी का वैल्यू आपको 12 दे रखा है। जरा ध्यान देना, मैंने जैसा बताया ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो आप लिख सकते हो कि एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों हुआ आपको पता है, मेजर्स ऑफ सम ऑफ मेजर्स, मेजर्स मतलब माप, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो 360 डिग्री होता है, बराबर, 180 डिग्री होता है। मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो 360 होता ही है, 180 होता है, तो 180 360 क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, इसको 60 होना ही पड़ेगा, ये हो गया। अब जरा एक और बात ध्यान रखो, ये जो साइड है जिसका नाम आरपी है, ये किसके कौन से एंगल के सामने की साइड है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो सॉरी आर एस जो है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, और 30 डिग्री वाले के सामने वाली साइड, सुनना, 30 डिग्री वाले सामने वाली साइड जो आर एस है वो होती है हाइपोटेनियस के, हाइपोटेनियस कौन है, आरपी, हाइपोटेनियस के आधी, आधी मतलब हाफ। क्या लिखूंगे रीजन, साइड, या यू कैन सेड दैट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 30 60 90 ट्राइंगल, आगे समझ में, 30 60 90 ट्राइंगल में 30 डिग्री वाले के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के आधी होती है। हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से हमें आर एस का वैल्यू मिल जाएगा 6। दूसरा कौन सा वैल्यू निकालने बोला, दूसरा जो हमें वैल्यू निकालने बोला है वो निकालने बोला है आर एस का, किसका वैल्यू निकालने बोला है, एसपी का, देख सकते हो यहाँ पे पीएस या एसपी एक ही बात है, पीएस, ये पीएस जो है वो 60 डिग्री के सामने वाली साइड है, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो आपकी पीएस है वो हाइपोटेनियस की जो आपका आरपी है उसके होती है √3/2 टाइम्स, मतलब आरपी को अगर आप √3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पीएस मिलेगा 60 डिग्री के सामने वाली साइड, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी 12, 12 2 6 जा 2 1 जा, तो ये ऊपर 6 आया, पीछे √3 लग जाएगा और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपको पीएस का वैल्यू मिल जाएगा 6√3। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2-3 बार आ भी चुका है। यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल एसीबी 52 डिग्री, ठीक है, एसीबी एसीबी दिया है, फाइंड करना एडीबी, ये एडीबी आपको फाइंड करना है। तो देखो जरा ध्यान देना, आपको पता है पहली बात तो ये रेडियस है, बराबर, और ये टेंजेंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मिल रही हो वहां पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, किसने बताया, टेंजेंट थ्योरम में ने बताया, तो हम बोल देंगे भैया टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से एंगल DAC, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल DAC 90 डिग्री होगा, और उसी तरीके से नीचे वाला एंगल DBC वो भी कितना डिग्री होगा, वो भी आपका ये वाला एंगल की बात करो वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है, रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। आगे समझ में, टेंजेंट थ्योरम आपको पूरा लिखना है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ये जो शेप बनते हुए आपको दिख रहा है ये कैसा शेप बन रहा है,
ये जो शेप बनते हुए दिख रहा है ये आपको 4 साइड वाला शेप बनते हुए दिख रहा है, मतलब इस ये पूरे शेप के 4 बाजू है और 4 साइड वाले शेप को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। उसमें से 3 एंगल का सम पता है, एक का नहीं पता है, तो हम यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो भाई, पहला एंगल कितना डिग्री का था? पहला एंगल ये जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पे ये 52 डिग्री आपको दे रखा है और यहाँ पे आपको ये वापस से 90 डिग्री दे रखा है। और जो निकालना है वो एंगल क्या है? वो एंगल आपका एडीबी है, एडीबी। और इन तीनों एंगल का अगर मैं सम करता हूं तो मैं कितना डिग्री लिखूंगा? ऑब्वियसली मैं 360 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस। तो 90 प्लस 90 180 और 180 में आप अगर 52 मिला दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 232। कितना मिल जाएगा? 232। और आपको जो निकालना वो एंगल कौन सा है? एडीबी। तो वो आपका एडीबी वैसे का वैसा और सामने लिखा 360। अब यहाँ पे एडीबी तो आपका वैसे का वैसा रहेगा, एडीबी। और 360 में से आपका 232 माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1। तो ये आंसर आ गया आपका 128 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एडीबी। तो एडीबी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 128 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 128 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? इतना सिंपल सा सवाल था ये वाला। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई वेदर द पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, जो एक ही लाइन में हो। भैया अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो अगर मैं बोलूं पहले स्टार्टिंग के 2 पॉइंट बना के एक लाइन बना दूं और फिर अगले 2 पॉइंट मिला के एक लाइन बना दूं, तो ये दोनों लाइन ऑब्वियसली क्या होगी? एक दूसरे से पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो आगे जाके कभी नहीं मिले। लेकिन अगर इन दोनों लाइन में कोई एक पॉइंट कॉमन हो गया तो ये दोनों लाइन ऊपर नीचे ना होके जहां पे एक लाइन खत्म हो रही होगी वहीं से दूसरी लाइन शुरू हो रही होगी, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम सिंपली स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं कि तो हमारे जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है 1, -3। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है 2, -5। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है -4, 7। अब हम पहले स्लोप निकालेंगे ए बी के बीच का और फिर हम स्लोप निकालेंगे बीसी के बीच का। ओके, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बीसी, यहाँ पे हम दोनों का स्लोप निकालने वाले हैं। अब स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब मुझे बता दो कि अगर मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ a और b के बीच में तो यहाँ पे y2 - y1 क्या होगा? तो y2 - y1 ऑब्वियसली होगा -5 -3। तो y2 का वैल्यू हो गया -5, y1 का वैल्यू हो गया -3। और ध्यान रखना फॉर्मूले का माइनस बीच में लिखना मत भूलना, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। x2 का वैल्यू होगा 2 और x1 का वैल्यू होगा 1 और बीच में वापस फॉर्मूले का माइनस। ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 में से 1 गया तो 1। -5 + 3 ये -2 आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन और दोनों नंबर पे अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पहले वाले का स्लोप मतलब ए बी का जो स्लोप आपको मिल गया वो मिल गया -2। स्लोप ऑफ ए बी आपको यहाँ पे मिल चुका है -2। अब बीसी का स्लोप निकालते हैं, सेम फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट यहाँ पे वैल्यूज बदल जाएगी क्योंकि आपके पॉइंट्स बदल चुके हैं। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या होगा? तो y2 का वैल्यू होगा 7, y1 का वैल्यू होगा -2। तो 7 और y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू होगा -5 और बीच में लगेगा माइनस का साइन। x2 का वैल्यू क्या होगा? -4 और x1 का वैल्यू क्या होगा? 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7 + 5 माइनस माइनस प्लस और नीचे -6 मिलेगा। 7 + 5 12 और नीचे -6 और 12 डिवाइड बाय अगर -6 करोगे तो आपको -2 मिलेगा। तो दोनों का स्लोप आपको सेम मिलते हुए दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से अगर ए से बी शुरू हो रहा होगा तो वहीं से बी से सी चालू हो रहा होगा, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है क्योंकि तीनों का स्लोप सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो इसका मतलब पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड बराबर एंड बी इज कॉमन पॉइंट। बी इज कॉमन पॉइंट मतलब तीनों में बी क्या है? कॉमन पॉइंट है। बी इज अ कॉमन पॉइंट। दैट्स इट। सिंपल था क्योंकि हमने ए बी निकाला और जब बी सी निकाला तो ए से जहां बी खत्म हो रहा था वहीं से बी से हमने सी शुरू किया था। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा यहाँ पे सवाल था।
ठीक है, अच्छे से समझना, अच्छे से करना, दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए और एक पॉइंट कॉमन लेके आपको करना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ए के अंदर आपको एक्टिविटीज आती है, 3 मार्क्स की एक्टिविटीज आती है, कोई भी आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लुक एट दिस, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है एक 2ax इज इक्वल टू 3bx, एक इक्वेशन दे रखा है। ओके, एक्स वाई का वैल्यू 9 दिया है, एक्स वाई का वैल्यू 9 दिया है, एक्स वाई ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, एक्स वाई का वैल्यू 9 दिया है। और क्या दे रखा है आपको, ए एक्स और बी एक्स रिलेशन दे रखा है। जरा ए एक्स को मार्क कर लो थोड़ी क्लियरिटी के लिए, ये ए एक्स है, और बी एक्स को जरा मार्क्स कर लो, ये रहा आपका बी एक्स है, बराबर। ठीक है, कंप्लीट द एक्टिविटी, एक्टिविटी को पूरा करो। सबसे चलो एक्टिविटी के साथ चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है 2ax इज इक्वल टू 3bx। फिर यहाँ पे देखो ए एक्स को ऊपर लिखा है और बी एक्स को यहाँ से नीचे लेकर गया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। तो यहाँ पे 3 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ के जो 2 है वो डिवाइड में इधर आके नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कंपोनेंडो लिया, कंपोनेंडो मतलब क्या किया कि रेशो में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दिया, जो नीचे लिखा था bx उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दिया। वो सेम काम यहाँ पे राइट साइड में भी किया गया, 2 को ऊपर वाले में ऐड कर दिया, यह भी ठीक है। अब डायग्राम में देखो जरा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स किधर है, ये रहा ए एक्स, और बी एक्स किधर है, ये रहा। ए एक्स और बी एक्स को मिलाऊंगा क्या बनेगा, ये पूरा ए बी बनेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी और नीचे क्या बन गया, बी एक्स बन गया, और नीचे आ गया 5/2। ओके, ये यहाँ तक काम आपका खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, चलो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। ट्रायंगल बी सी ए किधर है, ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए वाला ट्रायंगल मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, बी सी ए मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, आपको दिख रहा है बी सी ए, यस दिख रहा भैया। और उसके बाद क्या दिखा, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये भी दिख गया। दोनों ट्रायंगल को क्या लिखा हुआ है, सिमिलर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिमिलर। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, जरा डायग्राम में ध्यान देखो। एक्स वाई ए सी के पैरेलल था, ये देखो एक्स वाई जो था वो ए सी के पैरेलल था। अगर वो पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और हम बोलेंगे कि अगर ये एंगल सेम हो गए तो ए टेस्ट से ये छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो टेस्ट कौन सा लग गया यहाँ पे, ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में यहाँ पे क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल अपन छोटे वाले ट्रायंगल का यहाँ पे रेशियो लिखा है, देखो बी ए अपॉन बी एक्स और ए सी अपॉन एक्स वाई, दिख रहा है आपको। करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल का बी एक्स लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल का बी एक्स, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल का बी एक्स लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल का एक्स वाई लिया। अब बोलोगे बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी क्यों नहीं लिया, छोटे वाले का बी वाई क्यों लिया, जरूरत नहीं है उसकी, लेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बी ए का वैल्यू कितना है, बी ए का वैल्यू कहीं दिया हुआ, एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू हमें निकालना है फाइनली। देखो यहाँ पे एसी का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू 9 क्वेश्चन में दिया था, 9 किधर है, 9 9 9 9, ये ना 9 था पहले से दिया होता। और यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे है बी ए अपॉन बी एक्स, और यहाँ पे देखो हमें ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू 5/2 मिला है, बट हमें यहाँ पे बी, देखो ये ए बी अपॉन बी एक्स और यहाँ पे बी ए अपॉन बी एक्स, मतलब यहाँ पे उल्टा है। तो 5/2 का उल्टा करेंगे 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5। तो ये 9 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 और ऊपर था पहले से 2 और नीचे था 5, 9 2 जा 18, ओके, डिवाइड बाय 5। और अब आपको 18 को 5 से डिवाइड करना है, 18 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 3 जा 15, कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 लेंगे और 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें AC का वैल्यू मिल जाएगा 3.6। कितना सिंपल सा एक्टिविटी था, शांति से सॉल्व करना है, जैसे मैंने करवाया वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट एक यूज हुआ है, प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो को बराबर लिखा और आगे हमने सॉल्व किया पिछले वाले की मदद से, सिंपल था। यस, अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्टिविटी। हालांकि इन दोनों एक्टिविटी में से आपको कोई भी एक ही एक्टिविटी सॉल्व करनी है, आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट एक्टिविटी का सवाल है और ये सवाल आपको प्रैक्टिस से 2.1 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से 2.1 के आसपास ही आपको ये सवाल मिल जाएगा। चलो मैं इसका हिंट देता हूँ, आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा इसको भी। लुक एट दिस,
आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन को प्रूव करना है। ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आया? अब जरा ध्यान देना अच्छे से कि अगर ये जो शेप जो दिया है, ये शेप कौन सा है, ये शेप है रोम्बस। ये कौन सा शेप है, रोम्बस। और आपको ये पता होगा कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। यहां तक समझ में आ गया? यस, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब जरा ये वाले हिस्से में ध्यान देना जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ये वाले हिस्से में ध्यान देना, यहाँ पे मैंने अभी मार्क ही किया है। अगर इस वाले ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल ग्रीन कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको एक बात समझ में आएगा कि अगर ये रोम्बस का डायगोनल का हिस्सा है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाले साइड के मिड पॉइंट को टच कर रहा होगा, मतलब ये रेड कलर का जो मैंने बनाया वो मीडियन का काम कर रहा होगा। ओके, और मीडियन को याद करके अपोलिनियस थ्योरम याद आता है। अगर ट्रायंगल में आप ऐसे मीडियन ड्रॉ करते हो तो इन दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो साइड, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो सेम होगा क्योंकि ये मीडियन है, तो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट आप ले सकते हो या ये वाला पार्ट ले सकते हो। अपोलिनियस थ्योरम आप समझ जाना पहले तो। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम कैसे लगेगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखो प्लस पी एस का स्क्वायर, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा, प्लस 2 क्यूटी का स्क्वायर, 2 क्यूटी मतलब ये, और बचे हुए इससे में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ पीटी का स्क्वायर। अब बोलोगे सर क्यूटी का स्क्वायर की जगह पे पीएस एसटी का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? भाई क्यूटी और एसटी सेम ही है, क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन मतलब 200 में डिवाइड करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पीटी का स्क्वायर। यहां तक समझा? अपोलिनियस थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। उसी तरीके से सेम टू सेम अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दोगे, नीचे वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, सेम यहाँ पे भी अपोलिनियस थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा? क्यू आर का स्क्वायर, ये देखो, एस आर का स्क्वायर, ये देखो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यूटी का स्क्वायर, ये क्यूटी स्क्वायर इसमें भी आएगा ही सेम बराबर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर टी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ आर टी का स्क्वायर। यहां तक हो गया? हमें ये प्रूव करना है ना। अब जरा ये जो प्रूव करना है इसमें देखो, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर चाहिए। देखो ये रहा पी एस स्क्वायर और ये रहा एस आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, मतलब अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो जो मेरे को लेफ्ट साइड में लिखा वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो यहाँ पे नीचे प्लस किया हुआ है। एडिंग इक्वेशन 1 हमें मिल गया पी क्यू का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर और एस आर का स्क्वायर, प्लस हो गया। और वैसे हमें राइट साइड में भी सारा का सारा प्लस होगा। तो क्या क्या प्लस होगा, देखो यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो ये दोनों 2 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा पीटी का स्क्वायर और इधर बचेगा आरटी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम नहीं था तो कॉमन निकल गया। और यहाँ पे देखो 2 क्यूटी का स्क्वायर और 2 क्यूटी का स्क्वायर मिलके बन जाएगा 4 क्यूटी का स्क्वायर। यहाँ तक समझा? अच्छे से एक्टिविटी देखते जाओ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके इसको, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा था, ये हमारा राइट साइड वाला हिस्सा था, उसमें से ये वाले हिस्से में 2 कॉमन निकाला, बाहर निकाला और बाकी को अंदर लिखा और इन दोनों को प्लस करके 4 क्यूटी का स्क्वायर बन गया, तो क्योंकि दोनों सेम था। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो डायग्राम में पीटी का स्क्वायर, अब डायग्राम में जरा ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीटी का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो पीटी का स्क्वायर है, पीटी की तरह पीटी देखो डायग्राम में पीटी, ये रहा पीटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आरटी, जरा डायग्राम में ध्यान देना आपको समझ जाएगा। ये रहा पीटी और ये रहा आरटी। क्या मैं बोल सकता हूं कि पीटी जो है वो आरटी के बराबर होगा? पीटी आरटी के बराबर होगा क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो अगर मैं आरटी के जगह पे पीटी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आरटी की जगह पे पीटी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आरटी स्क्वायर की जगह पे पीटी स्क्वायर लिख दिया, और ये पीटी स्क्वायर और ये पीटी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पीटी स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 है और ये बाहर देखो पहले से 2 लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 पीटी स्क्वायर हो गया, और बाहर पहले से 4 क्यूटी स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां तक समझा? अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा 4 पीटी का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है वो पीटी पे लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 4 को लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और पीछे क्या लिखा हुआ है पीटी का स्क्वायर, ऑब्वियसली 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और दोनों पे अगर स्क्वायर लगा है तो दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिख के दोनों का कॉमन स्क्वायर कर लेता हूँ। तो देखो सेम यहाँ पे 4 पीटी का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ पीटी
का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जरा मुझे बताना, यहाँ पे अच्छे से देखना, 2 टाइम्स ऑफ पीटी, डायग्राम में देखो 2 टाइम्स ऑफ पीटी, डायग्राम में देखो 2 टाइम्स ऑफ पीटी, अगर पीटी को मैं डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी इक्वल टू होना चाहिए, तो पीटी को डबल कर दिया, देखो 2 पीटी का मतलब हो गया पीआर, और 2 क्यूटी को अगर मैं डबल कर दूं, क्यूटी को अगर मैं डबल कर दूं तो वो क्यूएस हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूएस का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, और ये हमें प्रूव करना था, देखो सेम मिल गया। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, समझदार स्टूडेंट होगा तो उसको ट्रिक तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब मुझे बताना जरा ये क्वेश्चन किस किस को समझा, कमेंट में टाइप करना समझा, क्या टाइप करोगे, समझा, मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन था, उसका बच्चे बात कर रहे थे, हालांकि इजी था, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ अपोलिनियस था तो वो थोड़ा सा था। आते हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट में। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस दे रखे और आपको प्रूव करना है कि भैया ये चारों के चारों वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के हैं। पहले थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में जान लो। पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि पैरेललोग्राम कैसे, आप किसको, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कब बोल सकते हो। सिंपल का फंडा है कि अगर आपने उसके अपोजिट साइड बराबर बता दिए, अगर आपने उसके अपोजिट साइड दोनों अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर बता दिए, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल है, जो भी वर्टेक्स है, वो पक्के पैरेललोग्राम के होंगे। बराबर, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो हमें पैरेललोग्राम दे रखा है वो है हमारे पास कौन सा है। नॉर्मली हम बना देते हैं, कोई भी एक शेप बना देते हैं, अभी हम पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, या हम बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा चलेगा। जो हमने बना दिया यहाँ पे साइड में बना देते हैं, इस तरफ बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, जिसमें ए बी सी और डी। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या है 1 -2, कोऑर्डिनेट्स मतलब वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 5 2, सी का है, सॉरी यहाँ पे ए बी सी नहीं है यार, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और ये हमारा एस। आर का कितना है 3, -1, और इसका कितना है -1, -5। अब क्या करोगे, आप सारी वैल्यूज निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। सबसे पहले मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकालूंगा, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप सो आप सभी को पता होगा। पहले मैं सब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला क्लियर हो गया। अब पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसे चारों के चारों आपको डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आप पी क्यू का डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप क्यू का आर का निकालोगे, फिर आप आर का और पी एस का डिस्टेंस निकालोगे। इन चारों डिस्टेंस को निकालने के बाद आपको अपोजिट वाले डिस्टेंस सेम आने चाहिए, और जैसे अपोजिट वाले डिस्टेंस सेम आएंगे तो आप बोल सकते हो गिवन क्वाड्रिलेटरल, गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले मैं आपको पीक्यू का डिस्टेंस निकाल के बता देता हूँ। तो पीक्यू का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पीक्यू में x2 का वैल्यू क्या है, पीक्यू में x2 का वैल्यू 5 है और x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 -1 का स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू -2 है, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस, और दूसरा वाला पहले से माइनस के साथ है तो माइनस ब्रैकेट करके आपको लिखना जरूरी है। तो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस होगा और 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, मतलब हम लिख सकते हैं 16 प्लस 16, और ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16, बराबर ना, 2 बार प्लस मतलब सेम नंबर का तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 16 यहाँ पे आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा, अंदर रूट 2 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाल दिया। इसी तरीके से आपको चारों के चारों डिस्टेंस निकालने हैं, और चारों के चारों डिस्टेंस निकालने के बाद अपोजिट वाले जो डिस्टेंस है सेम होने चाहिए, और अगर होंगे तो हम बोलेंगे गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते वो बता दिया। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर लेना और उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। साइंस के वन शॉट आईएमपी का भी लिंक दे रखा है, और सेमेस्टर 1 एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, प्रूव द टेंजेंट ऑफ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर द कॉन्ग्रुएंट।
मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने एक टेंजेंट बनाया, कहाँ से बनाया, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर होना चाहिए। मतलब समझो इसको कि आपका ये सर्कल है और सर्कल के आउटर मोस्ट पॉइंट से आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे, ओके। और अब ये टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया, लेट से ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये आपका रेडियस है पहला वाला, ये दूसरा वाला रेडियस है, थोड़ा सा सेंटर यहाँ ले लेते हैं। ऑब्वियसली टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और ये आपका आउटर मोस्ट पॉइंट है, लेट से इसको बोल देते हैं सी, और ये आपका ओ, और ये आपका ए, और ये आपका बी है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है यहाँ से ए से लेके सी तक का दूरी, ये वाला दूरी, ए से लेके सी तक का दूरी, मतलब ये टेंजेंट सेगमेंट हो गया ना, ये आउटर पॉइंट से लेके टेंजेंट का दूरी हो गया सर्कल तक का, और ये जो सी से लेके बी तक का जो दूरी है वो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ आर कॉन्टेंट। तो मतलब ये सी बी को आपको एसी के बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एओसी, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और नीचे वाला इन ट्रायंगल बीओसी, मतलब नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप जरा इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक बात देखना, ओए जो है वो ओबी के बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो दोनों रेडियस है ना, तो रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक सेम सर्कल का रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। यहाँ पे देखो ओ ए और ए भी सेम हो जाएगा क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है। दूसरा यहाँ पे है ओसी जो है वो ओसी के बराबर होगा, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल का सेम साइड है। और एंगल ओ ए सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ओ बी सी के बराबर। टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट थ्योरम कहता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री तो बराबर ही होंगे। अब जरा यहाँ पे इन ट्रायंगल्स में ध्यान दो, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा हाइपोटेनियस था। ये देखो, ये अगर आपका 90 डिग्री है, ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हुआ, मतलब यहाँ पे देखो हमने हाइपोटेनियस को बराबर लिखा है, कॉमन हाइपोटेनियस था। और ये अगर आपका रेडियस है तो ये भी रेडियस हुआ, हाइपोटेनियस सेम हो गया दोनों ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का एक और साइड सेम हो गया, और दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए सी जो ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ओबीसी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और रीजन लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इस टेस्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए टेस्ट पढ़े होंगे, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो बची हुई साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो कौन सी साइड बची है, यहाँ ऊपर एसी और नीचे बचा बीसी, तो एसी इक्वल्स टू बीसी। और रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया जो हमें बोला था कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर द कॉन्ग्रुएंट, और एक दूसरे के बराबर हमने प्रूव करके बता दिया। दैट्स इट, इतना सिंपल था। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करना था, 3 मार्क्स का सवाल था, और यहाँ पे हमें कोई भी 2 क्वेश्चन ही करने थे जो हमने कर लिए। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस 4.1 है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। मतलब यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, 4 पॉइंट कंपास लोगे और 4.1 का सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से इमेजिन करो कि 4.1 का सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया है, जिसका रेडियस 4.1 होगा ऑब्वियसली। और इस 4.1 वाले सर्कल के 7.3 सेंटर से लेके 7.3 सेंटीमीटर का एक दूरी लोगे, स्केल के मदद से 7.3 सेंटीमीटर पे एक डॉट बना दो और उसका नाम दे दो पी। बना दिया। अब इस पी पॉइंट से आपको इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपास लेना है, कंपास में पेंसिल पिन को यहां रखना है, एक बार ऊपर आर्क मारना है, एक बार नीचे आर्क मारना है, फिर पिन को यहां रखना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर मिलेगा। हालांकि परपेंडिकुलर सर्कल के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो गलती से, चलो मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि 4.1 जो है ना वो 7.3 से, मतलब 7.3 का आधा नहीं, आधे से बड़ा है, तो वो अंदर मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बराबर। तो यहाँ पे हम मान लेते एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट बना दिया, कितने दूरी पे बना दिया, 7.3 पे दूरी पे बना दिया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे पिन रखा, कहाँ पे, ओ पॉइंट पे पिन रखा, एक ऊपर एक नीचे, पी पॉइंट पे वापस से गलती वही हो रही है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और पी पॉइंट पे रख के नीचे, और ये परपेंडिकुलर आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इतना काम आपको करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको करना है पिन वापस ये पॉइंट पे रखना है और सर्कल के ऊपर
आपको सेंटर के ऊपर पेंसिल रखना है, समझ रहा है ना, कंपास में पिन और पेंसिल, और सर्कल के ऊपर पेंसिल रख के आपको एक ऐसा आर्क ड्रॉ करना है, आपको एक ऐसा आर्क ड्रॉ कर लेना है। अब ये आर्क जहां पे सर्कल पे टच कर रहा होगा उस पॉइंट को पी पॉइंट से आपको कनेक्ट करके ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। वैसे ये जहां पे टच कर रहा होगा उस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको यहाँ पे दो टेंजेंट मिल जाएंगे, दैट्स इट। हालांकि मैं इस केस में आपको ऐसे समझा सकता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखी है, ठीक है। तो मोर वीडियोस ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपके सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है और इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे ज्योमेट्री के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला होता है, 4 मार्क्स का होता है। और इसको ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर जा रहे हैं, कट रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 में कट सकते हैं। बट उस क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का आता है जिसमें आपको ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ करने वाले में 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते अगर आप चैप्टर नंबर 4 साइंस का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री का अच्छे से कर लेते हो। तो इसमें 4 मार्क्स तो आपको कंसेप्शन में मिलेंगे और बचे हुए 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन बचेंगे, उनमें से कोई एक करना है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो आपको ज्योमेट्री में आउट ऑफ लाने से तो कोई नहीं रोक सकता, बराबर कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। देखो क्या दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था 2025 में और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको यहाँ पे बोला है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, ओके। अब बोला है डीई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई का आपको एरिया दे रखा है 25 और आपको बोला कि एबीसी का एरिया निकालो, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अगर सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो दोनों ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला ट्रायंगल मतलब छोटा वाला ट्रायंगल जो ए डी ई वाला ट्रायंगल है, ओके, और बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ये एबीसी वाला जो मैं रेड कलर से आपको बॉर्डर बना रहा हूँ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है। इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो भाई, पहले इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन एंगल हो जाएगा, एंगल डी यहाँ पे और एंगल बी यहाँ पे पर इक्वल एंगल हो जाएंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज यहाँ पे देखो ना डीई इज पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का काम करेंगे और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। बात समझ में आया है यहाँ पे। उसी तरीके से ई भी यहाँ पे किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। तो ध्यान दो कैसे लिखेंगे, पहले पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल के अंदर ध्यान देना, ए डी ई मतलब छोटा वाला ट्रायंगल एंड बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी ई वाला एंगल मतलब डी वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का बी वाला एंगल मतलब ए बी सी वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे। आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग बोला, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला था क्वेश्चन में गिवन था डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डी इज पैरेलल टू बीसी क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर लिख सकते हैं। उसके आगे अगर बात करेंगे तो उसी तरीके से आप छोटे वाले ट्रायंगल में देखना ए ई बी, मतलब मैं ई एंगल की बात कर रहा हूँ छोटे वाले में और बड़े वाले में ए सी बी, वापस से सेम करस्पॉन्डिंग एंगल आप लिख लो। और ये भी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डीई इज पैरेलल टू बीसी वो पहले से दे रखा था। ज्यादा समझा, इसका मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम क्या था ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, करस्पॉन्डेंस लिखते समय ध्यान रखना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ से देखो ए से कहाँ जा रहे हो, डी की तरफ जा रहे हो, फिर ई की तरफ जा रहे हो, फिर ए की तरफ आ रहे हो, तो बड़े वाले का नाम लिखते समय ए से बी की तरफ जाओगे, सी की तरफ जाओगे, फिर ए की तरफ आओगे। बात समझ में आया। तो आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और टेस्ट कौन सा हो गया, ए टेस्ट हो गया। यहाँ तक समझा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ए बी सी, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल दैट इज ए डी ई का जो रेशो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा।
अब जरा यहाँ पे देखो, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का आपको बीसी दे रखा है, ओके, और छोटे वाले ट्रायंगल का आपको डीई दे रखा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डीई वाला साइड और बीसी वाला साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो बड़ा वाला एबीसी है तो एबीसी का साइड कौन सा होगा, बीसी का स्क्वायर, और छोटे वाला का एडी है तो एडी का साइड कौन सा होगा, डीई का स्क्वायर के बराबर होगा। आप क्या लिखोगे, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बराबर ना। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना काफी है, ओके, बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। इतना आपने लिख दिया। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ एबीसी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ एबीसी आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ एडी आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, एरिया ऑफ एडी नीचे लिखना आपको कितना दे रखा है, 25। एरिया ऑफ एबीसी आपको फाइंड करना, तो ऊपर में एरिया लिख लेता हूँ एबीसी की जगह पे। बीसी का वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और डीई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, बराबर। अब बचा हुआ हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ एबीसी को A1 हम थोड़ी देर बोल के रखे हैं, नीचे 25 आपका हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और नीचे 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पे एरिया दैट इज A1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 16, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपल था। तो यहाँ पे हमें एरिया का वैल्यू आगे जाके और मिलेगा, 16 वन जा 16 4 जा 64, और 25 इंटू 4 करेंगे तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा 100, 100, और यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूलना मत, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दे रखा था। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ एबीसी मिल गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सिंपल सा था। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हमने कर दिया। अब जरा दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बोला है एबीसी डीई अपॉन बीसी का रेशियो दे रखा 3/5, और आपको बोला है एडीई और डीबीसीई का आपको बताना है। यहाँ पे बहुत सिंपल, देखो अभी मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, आप इसका जो भी लिखना है लिख लो फटाफट से, अच्छे से पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, पीछे कर लेना। अब अभी दूसरा वाला देखो आपको क्या दे रखा है, डीई और बीसी का रेशियो दे रखा है आपको 3/5, डीई ये रहा और बीसी ये रहा, और हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमने पहले से प्रूव किया है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जरा ध्यान दो, क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जो हमने पहले प्रूव किया था, वो किसके बराबर होगा, वो होगा डीई स्क्वायर अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो क्या है, बीसी का स्क्वायर। आपको यही रेशियो दे रखा है, देखो डीई अपॉन बीसी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इसी पे फोकस करेंगे, बराबर है, डीई अपॉन बीसी पे। अब जरा यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को निकालना है क्या, लेकिन निकालना है क्या अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई, मतलब ये वाला मतलब ये वाला निकालने के लिए आपको बड़े वाले ट्रायंगल में से, मतलब एबीसी वाले ट्रायंगल में से, एबीसी वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो एबीसी वाला ट्रायंगल है उसमें से आपको एडीई वाला ट्रायंगल माइनस करोगे तभी आपको क्वाड्रिलेटरल ऊपर वाला ये क्वाड्रिलेटरल पता चलेगा, चार साइड वाला। तो अभी इसको करेंगे कैसा, पहले आप वैल्यू पुट कर लो। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है डीई अपॉन बीसी का वैल्यू 3/5 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम डीई अपॉन बीसी का वैल्यू पुट करेंगे, डी अपॉन बी सी का वैल्यू 3/5, और दोनों पे स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगाएंगे ऑब्वियस है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें रेशो निकालना, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और थोड़ा सा लैग कर रहा है भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी ई, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बराबर, ए बी सी, और सामने हो जाएगा ये 9/25, करेक्ट है। सामने है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, उसको थोड़ी देर तक ए1 लेके बोलते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो बड़ा वाला एरिया उसको एबीसी लेके बोलते हैं। अगर ये आपको ए1 और ए2 का रेशियो मिला है तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सा है कि जब आपको रेशियो दिया रहता है तो क्या मैं ए1 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 के, यस। देखो ए1 के सामने क्या 9 है, तो ए1 होगा 9 टाइम समथिंग, और ए2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 टाइम समथिंग दैट इज 25 के, रेशियो में ऐसे होता है। अब जरा मुझे बताओ
बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, A2, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल ABC हमारा कौन है, A2 हमने बोला उसको थोड़ी देर तक। तो अब मुझे बताओ बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर मैं छोटे वाला ट्रायंगल माइनस कर लूं तो क्या मुझे क्वाड्रिलेटरल का साइड मिल जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, DBCE इज इक्वल्स टू बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। सही है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, वो है 25 के, और छोटे वाले एंगल ट्रायंगल का एरिया वो है 9 के। ये आपको मिल जाएगा 16 के। ये मिल गया आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज DBCE। ओके, अब हमें रेशियो निकालना है ADE अपॉन DBCE, तो हम लिख देंगे अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE, और उसका रेशियो ADE का वैल्यू कितना आया, ADE मतलब कितना, छोटा वाला ट्रायंगल दैट इज 9 के, और क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू कितना आया, हमने सॉल्व किया, वो आया माइनस करने के बाद यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को माइनस किया तो वो आया 16 के। और ये देखो के से के कट, और फाइनल रेशियो आ गया हमारा 9:16, जो हमें निकालने बोला था क्वेश्चन के अंदर, ये वाला रेशियो फाइनल। सिंपल था। इस तरीके से ये दो टॉप पार्ट करने थे, आपको 4 मार्क्स यहाँ पे इन दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट इजी था। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जिसमें आपके मार्क्स जाना नहीं चाहिए, मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दोनों ट्रायंगल यहाँ पे जो बनने वाले हैं वो अटैच नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखो इन दोनों में ABC लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PQR। ABC और PQR में कोई भी लेटर सेम नहीं है, मतलब ABC अलग बनेगा, PQR ट्रायंगल आपका अलग बनने वाला है। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज आपको दे रखी है, यहाँ पे एक ट्रायंगल की सारी वैल्यूज आपको दे रखी होगी, जैसा कि देखो ABC का AB दे रखा है, ABC का BC का वैल्यू दे रखा है, ABC का AC का वैल्यू दे रखा है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसी के मदद से हम लोग PQR के सारे साइड्स निकाल देंगे, और फिर हम नॉर्मली स्केल और कंपास से लेके दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और मुझे बता देना आपको कंस्ट्रक्शन आता है कि नहीं आता, कमेंट सेक्शन के। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन जो मैंने बोला आपको करने हैं, जिसके आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 8 मार्क्स मिलने वाले। वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो क्वेश्चन दिए, कोई भी एक सॉल्व करना। हम पहला वाला यहाँ पे अभी आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अभी पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या है अपना। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, ABC आपका एक रेक्टेंगल है, उसमें AD क्या है, डायमीटर है। ठीक है, फिर क्या है, सेमी सर्कल AXD इज ड्रॉन विच इज इंटरसेक्ट द डायगोनल BD एट X। मतलब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ABCD एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ABCD का नाम का, दिस इज A B C और D बना दिया। AD एज अ डायमीटर, और यहाँ पे हमें AD को एज अ डायमीटर यूज करना है। AD इज अ डायमीटर, a semicircular AXD is drawn which is intersect the diagonal BD। AD is a diameter, आपको एक टेकिंग AD को आपको एज अ डायमीटर लेना है। देखो यहाँ पे एक बार वापस से इसको समझते हैं, AD को आपको एज अ डायमीटर लेना है, सेमी सर्कुलर AXD बनाना है, इज ड्रॉन विच इज इंटरसेक्ट द डायमीटर BD एट X। मतलब यहाँ पे देखो आपको अपने को यहाँ पे हम कर AD एक आपको इस तरीके से सेमी सर्कल बनाना है, और वो BD वाले डायगोनल्स को टच कर रहा है। BD ये रहा, BD वाला डायगोनल को टच कर रहा है X पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे X पॉइंट होगा आपका, ये BD का डायगोनल हो गया। AB इज 12, AB कितना है 12, मतलब ट्रायंगल का एक लेंथ, रेक्टेंगल का एक लेंथ दे रखा है 12, और AD इज अ 9, तो ये रेक्टेंगल का ब्रेड्थ भी दे रखा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ BD एंड BX। तो यहाँ पे आपको BD का वैल्यू बताना, ये पूरा BD आपको जो दिख रहा है इसका वैल्यू बताना है आपको, और BX का वैल्यू बताना, BX मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको वैल्यू बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी अपने को करना है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला यहाँ पे, ABC एक रेक्टेंगल है, तो ABC नाम का हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बढ़िया से। ओके, ये रहा हमारा ABC रेक्टेंगल, ये हमने बना दिया। उसके बाद आपको बोला है कि ABC रेक्टेंगल में AD को एज अ डायमीटर लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, AXD ड्रॉ विच इज इंटरसेक्ट द डायगोनल BD। देखो पहले हमने नाम दे देते हैं यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D, और AD को डायमीटर लेके एक आपको सेमी सर्कल बनाना सर्कल के अंदर, जो सेमी सर्कल BD नाम के डायगोनल को, BD डायगोनल दिख रहा है आपको, लिखा हुआ देखो, BD डायगोनल को कहां पे टच कर रहा है, X पे टच कर रहा है। यहां तक समझा। यहाँ पे आपको AB का वैल्यू दे रखा है 12,
एडी का वैल्यू दे रखा है 9 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बीडी। आपको बीडी का वैल्यू निकालना है, ये पूरा बीडी निकालना है यहाँ पे ये वाला, और बी एक्स मतलब ये निकालना है। अब जरा देखो बीडी तो ऑब्वियसली बहुत इजी है, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्ट बीडी में आपको निकाल के बता देता हूँ। तो बीडी का स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आई होप सो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने आता होगा। मैंने ए बी और डी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये 144 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81, तो ये टोटल 225 आएगा। तो ये बीडी का स्क्वायर 225 आया, तो यहाँ पे हमें बीडी का वैल्यू मिल जाएगा 15 स्क्वायर रूट लेने के बाद। बीडी तो इजीली मिल गया। अब आपको निकालना बी एक्स। जरा देखो ये जो सर्कल हमने बनाया है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन ये टेंजेंट का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है सिकेंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट सिकेंड थ्योरम लग जाएगा। सर्कल में हमने पढ़ा था, क्या बोलता है टेंजेंट सिकेंड थ्योरम, कि जो टेंजेंट है उसके सेगमेंट का स्क्वायर दैट इज ए बी का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पहले लेंगे हम बी से लेके डी तक का दूरी मल्टीप्लाई बाय बी से लेके डी तक का, पहले लेंगे बी से लेके एक्स तक का दूरी मल्टीप्लाई बाय बी से लेके डी तक का दूरी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बन जाएगा बी एक्स इंटू बी डी। टेंजेंट सिकम थ्योरम अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे हमें ए बी जो वैल्यू है वो तो 12 दे रखा है, 12 स्क्वायर। बी एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता और बी डी का वैल्यू अभी हमने निकाला था वो है 15। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 स्क्वायर दैट इज 144। यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू बी एक्स, और 15 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 144 को आपको 15 से डिवाइड करना, पहले 3 3 से कर लो। 3 5 जा 3 4 जा 12 बचता 2 होता है, और 3 के टेबल में आता है 24। कब आता है 3 के टेबल में 24, 8 जा पे, तो ये 48 अपॉन 5 आपका यहाँ पे आ गया। अब 48 अपॉन 5 को 5 से डिवाइड करो, तो 40 डिवाइड बाय आप 5 करोगे तो 5 8 जा 40, 8 बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। अभी ऊपर से हमें 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ओके सॉरी सॉरी 5 8 नहीं, हम बड़ा करेंगे ना, 5 9 लेंगे ना अभी यहाँ पे सीधा 5 9 लेंगे ना, 5 9 45, 3 बचेगा, ऊपर से 0 लेना पड़ेगा, और 5 6 30। तो ये फाइनल आंसर जो बी एक्स का हमारा आ गया वो आ गया 9.6। और सेंटीमीटर है तो आंसर में भी आपको सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, इधर भी आपको सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। इतना सिंपल ये सवाल था और 9.6 हमारा बी एक्स का भी आंसर आ गया जो हमें निकालने बोला था। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, और ऐसे करके हमने सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो आप अच्छे से इस पेपर को आई होप आपने प्रैक्टिस किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी जरूर बताना कि सर अगर आप ऐसे ऐसे चेंजेस करोगे तो आप जो पढ़ाना चाह रहे हो वो हम तक अच्छे से पहुंच पाएगा। ओके, जरूर कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।